सभी को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान के माध्यम से आज हम सल्तनत कालीन कृषि एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सल्तनत कालीन कृषि एवं राजस्व व्यवस्था से संबंधित कुछ विशेष शब्द के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिनको समझना इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसमें सबसे पहले आता है अक्ता। यह एक विशेष प्रकार की भूमि थी जो सैनिक एवं सैनिक अधिकारियों को दी जाती थी। इसके पाने वाले भूमि के लगान का उपभोग तो कर सकते थे, किंतु वे उसके मालिक नहीं होते थे। जिन्हें इस प्रकार की भूमि दी जाती थी उन्हें मुक्ता अथवा अमीर कहा जाता था। दूसरी है खालसा। खालसा वह भूमि होती थी जिसका प्रबंध सुल्तान द्वारा किया जाता था, उसे खालसा भूमि कहते थे। इस भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का नियंत्रण होता था। तीसरा है अनुदान। वह भूमि जो पुरस्कार, उपहार, सेवानिवृत्त एवं धार्मिक अनुदान के रूप में दी जाती थी, उसे अनुदान भूमि कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। चौथे प्रकार की भूमि के अंतर्गत ऐसी भूमि आती थी जो परंपरागत राजाओं और जमींदारों की हुआ करती थी। इस भूमि से सुल्तानों को वार्षिक कर मिलता था। राजस्व अथवा कर व्यवस्था। सल्तनत काल में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर प्रचलित थे, जो कि इस प्रकार हैं: उस्र, खराज, खम्स, जकात और जजिया। इन 5 करों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस्र की। मुसलमानों से किए जाने वाले भूमि कर को उस्र कर कहा जाता था, जो कि भूमि की उपज पर लगाया जाता था। इस कर की वसूल करने की दर 10% एवं 5% थी। प्राकृतिक साधनों से सींची जाने वाली भूमि पर 10% एवं मनुष्यकृत साधनों से सींचे जाने वाली भूमि से उपज का 5% कर वसूल किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं हम खराज की, अर्थात वह कर जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, उसे खराज कहते थे। अगर खराज देने वाले भूमि को मुसलमान जोतता था तो उससे भी खराज वसूल किया जाता था। कर के वसूल करने की दर 2/3 से अधिक तथा 1/3 अर्थात 1/3 भाग से कम नहीं होती थी। इसके बाद बात करते हैं हम खम्स की। यह लूट में प्राप्त धन अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन पर वसूल किया जाता था। यह कर संपत्ति का 1/5 भाग था। इस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग को सैनिक अधिकारियों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में जमा कर दिया तथा 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। इसके बाद बात करते हैं हम जकात की। जकात वह धार्मिक कर था जो कि केवल धनवान मुसलमानों से वसूल किया जाता था। यह आय का 2.5% होता था। वसूल किए गए इस कर को मुसलमान के लाभार्थ हेतु व्यय किया जाता था। अब हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं एक जजिया। तो जजिया से आप क्या समझते हैं? यह कर गैर मुसलमानों, जिन्हें जिम्मी कहा जाता था, से वसूल किया जाता था। इसके बदले में सरकार जिम्मियों की संपत्ति आदि की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेती थी। जिम्मियों को 3 वर्गों में रखा गया था। इन वर्गों को क्रमशः 12, 24 एवं 48 दिरहम के कर के रूप में देने पड़ते थे। ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, लंगड़े, अंधे, साधु, पुजारी तथा वृद्धजनों से यह कर नहीं लिया जाता था। ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का कोई साधन नहीं था, उनको भी इस कर से मुक्त रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी यह कर लगाया था। इस कर को सुल्तानों ने इस भय से कि कहीं बहुसंख्यक हिंदू जनता विरोध न कर दे, कठोरता से वसूल नहीं किया। आगे हम बात करते हैं लगान व्यवस्था की, जिसमें आती है बटाई। बटाई अर्थात
किसान की उपज को अथवा उसके मूल्य को बटाना, यह लगान निर्धारण की एक प्रणाली थी जो कि सल्तनत काल में प्रचलित थी। बटाई 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई तथा रास बटाई। खेत बटाई अर्थात तैयार फसल अथवा फसल बोने के तुरंत बाद ही सरकार का हिस्सा निर्धारित हो जाता था। लंक बटाई में भूसे से अलग किए बिना ही कटी हुई फसल का कृषक व सरकार के मध्य बंटवारा किया जाता था, जबकि रास बटाई में अनाज को भूसे से अलग करने के पश्चात अनाज का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। बटाई प्रणाली को अधिकांश उसी क्षेत्र में लागू किया जाता था जिस क्षेत्र पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन होता था। मुक्ताई सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में एक शब्द आता है नापजोख। कर निर्धारण का यह एक अन्य तरीका था जिसके अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उपज और उस पर कर निर्धारित किया जाता था। इस प्रणाली को सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। सल्तनत काल में इस प्रणाली को मसाहत के नाम से भी जाना जाता था। उक्त वर्णित राजस्व एवं लगान व्यवस्था का निर्धारण सुल्तानों द्वारा इस प्रकार करने का प्रयास किया गया था कि कृषि की उन्नति हो तथा कृषक व राज्य के मध्य सामंजस्य बना रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व से संबंधित पटवारियों के अभिलेखों को जांचने की पद्धति प्रारंभ की। उसने मूल्य नियंत्रण के सफल क्रियान्वयन हेतु अनाज के रूप में भू राजस्व लेने को प्राथमिकता दी। फिरोज तुगलक ने कृषि को उन्नत बनाने के लिए सराहनीय प्रयास किए। उसने भूमि के गुणात्मक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने भूमि की सिंचाई हेतु फिरोज रजवा अलूदखनी नामक 2 नहरों का निर्माण कराया तथा बड़े बड़े उद्यान लगवाए। सल्तनत काल में सामान्यतः उपज का 33% भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किया। फिरोज तुगलक ने भूमि कर के साथ सिंचाई कर लगाया जिसकी दर उपज का 1/20 भाग थी। इस कर को वे किसान देते थे जो सिंचाई हेतु नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे। तो इस प्रकार से हमने आज सल्तनत काल में कृषि एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। इस व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द थे इनका हमने अध्ययन किया, जो कि इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।